Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 6 fluid dynamics. Students, आज हम अपने जिस बेसिक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो डेरिवेशन है उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है, और उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. सो हमारे पास जो बेसिक दो पॉइंट्स हैं हम उनको पहले हाईलाइट कर देते हैं, फिर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं. नाउ द मास ऑफ एन आइडियल फ्लूइड डज नॉट चेंज एज इट फ्लोज. दिस लीड्स टू एन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप called the equation of continuity. Now second one is the product of the cross sectional area and speed of fluid at any point along the pipe is constant. Students, basically हमारे पास ये जो ट्यूब है जिसमें से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमें ये पॉइंट देती है कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो स्पीड हमारे फ्लूइड की उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है. किसी भी पॉइंट पे जिस ट्यूब में से ये पास हो रहा है, जिस पाइप में से पास हो रहा है फ्लूइड, उस पर अगर हम इसको नोट करें तो अभी हम इसकी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे और इस पॉइंट को इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो इसके लिए हमारे पास एक ट्यूब है जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा एक फ्लूइड है इस ट्यूब में से मूव करता है, फ्लो करता है, और हम इसको ऑब्जर्व करेंगे. तो यहाँ हमारे पास हमारी जो ट्यूब है उसके टू डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक है. जहाँ इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, तो यहाँ पर इस ट्यूब का ये जो एरिया है इसको हम A1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है. और इसके बिल्कुल अपोजिट जो दूसरा एंड है हमारी ट्यूब का, उस एंड पर जो हमारा ट्यूब का एरिया है वो है A2, ठीक है. A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर ये जो A1 है एरिया हमारा, यहाँ हमारा जो फ्लूइड मूव करेगा तो हम इसको एक स्पेसिफिक एरिया में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. और इसकी एक स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट को जो यहाँ से ये मूव करते हुए कवर करेगा इसको ऑब्जर्व करेंगे और इस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दे रहे हैं डेल्टा x1. इसी तरीके से यहाँ से जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी होगी v1 और जो मास यहाँ से हमारे फ्लूइड का फ्लो कर रहा होगा उसको हम नाम दे रहे हैं डेल्टा m1 का, ठीक है. अब हमारा ये फ्लूइड ये जो दूसरा हमारा एरिया है A2 यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पे भी हमने अपना ऑब्जर्व एरिया मार्क किया हुआ है. ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा फ्लूइड यहाँ कवर करेगा, हम ये कहते हैं कि ये जो एरिया जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारा ऑब्जर्व एरिया, इसका कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट हमारे फ्लूइड का होगा डेल्टा x2. इस दौरान फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2 और ये जो मास यहाँ से फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी, उसका जो मास होगा वो होगा डेल्टा m2, ठीक है. तो अब हम अपने फ्लूइड को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पर इसके रिलेशन को ड्राइव करते हैं, ठीक है. इसके साथ साथ हम एक पैरामीटर और यहाँ हाईलाइट कर देते हैं कि ये जो हमारा फ्लूइड इस ट्यूब में से फ्लो करेगा, तो जो मास यहाँ से इस A1 से फ्लो करेगा, यानी इस वाले पोर्शन से फ्लो करेगा, इस ऑब्जर्व एरिया से फ्लो करेगा, उतना ही मास हमारे इस दूसरे वाले पोर्शन से या दूसरे वाले एरिया से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है. इसका मतलब ये है कि इसको सिंपल इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक टंकी है तो उसमें हमारे पास जो हमने पाइप लगाया हुआ है, तो उस टंकी में जितना पानी होगा हमारे पाइप में से भी उतना पानी फ्लो करेगा, ठीक है. अगर हम अपना टैप ऑन करते हैं तो हमारी टंकी में जितना पानी होगा उतना ही हमारे पाइप में से फ्लो करेगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मास हमारा कंजर्व रहता है, ठीक है. अच्छा, अब इसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम इस ट्यूब में से गुजरने वाले फ्लूइड के लिए अपने मास को हाईलाइट करें तो हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है. अच्छा, अब हम इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम डेल्टा m1 की वैल्यू पता करेंगे, यानी इस एरिया में से पास होने वाला जो मास है जिसको हम डेल्टा m1 का नाम दे रहे हैं, ये कितना मास है, ठीक है, जो फ्लूइड का यहाँ से पास हो रहा है. और इसके साथ साथ ये जो डेल्टा m2 है, जो मास यहाँ से सेकेंड एरिया यानी A2 से जो फ्लो करेगा उसको फाइंड करेंगे, ठीक है. इन दोनों मासेस को हम फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन का जो रिजल्ट होगा वो हमें मिलेगा और उसको हम ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है. तो
पहले हम अपने डेल्टा m1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फॉर डेल्टा m1 स्टूडेंट्स सिंपल हमारे पास फॉर्मूला डेंसिटी का मौजूद है, तो हम उस अपने डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखिए डेंसिटी इसका सिंबल होता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ हम मास को डेल्टा m और वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को, डेंसिटी के फॉर्मूले को हम मास के लिए अरेंज करें तो हमारा मास कुछ यूं अरेंज हो जाएगा, डेल्टा m इज इक्वल टू रो कैपिटल V, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम m1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम इसके सब स्क्रिप्ट में 1 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो कैपिटल V1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, अगर अपने वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है, ठीक है। इस मीटर क्यूब को हम मीटर स्क्वायर और मीटर में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको समझने के लिए इस तरह से अरेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए इस मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर और मीटर में अगर हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मीटर स्क्वायर है ये यूनिट होती है एरिया की, तो मीटर स्क्वायर की जगह हम ए लिख लेते हैं यानी एरिया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मीटर है ये यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मीटर क्यूब है उसको हमने मीटर स्क्वायर और मीटर में ब्रेक किया और इसके बाद हमने इस फॉर्मूले को वॉल्यूम के एरिया और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। अगर वॉल्यूम हमारा a इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल है तो इस डेल्टा m1 की जो वैल्यू है उसको हम रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना डेल्टा m1 हम कुछ यूं लिख पाएंगे, डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो कैपिटल a1 डेल्टा x1, ठीक है। ये जो कैपिटल V1 है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली जो हमारा डेल्टा x1 है इसको भी हम अपने बेसिक फॉर्मूले से अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू vt, ठीक है। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और जो v है हमारा वो वेलोसिटी है, ठीक है। और जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं s की जगह डेल्टा x रिप्रेजेंट करूं और v की जगह v रहने दूं और t जो है हमारा वो डेल्टा t, ठीक है, तो हमारा डेल्टा x इक्वल हो जाएगा डेल्टा x इक्वल v इंटू डेल्टा t के। अब ये जो डेल्टा m1 की वैल्यू आई है इसमें हम डेल्टा x1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो कैपिटल a1 स्मॉल v1 जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू डेल्टा t। अब ये हमारी जो वैल्यू आ चुकी है ये डेल्टा m1 की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स डेल्टा m1 की वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए हम फाइंड कर चुके। सेम यही स्टेप्स हम अपने डेल्टा m2 के लिए अगर करेंगे तो हमारे पास सारे पैरामीटर्स इसी तरीके से अरेंज होंगे, सिर्फ उनका जो सब स्क्रिप्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपने स्टेप्स करता जाता हूँ। आप देखिए डेल्टा m2 के लिए हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। अगेन हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा m के लिए अरेंज करेंगे और इसको डेल्टा m2 के लिए लिख लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर ये कैपिटल V2 आ जाएगा। तो कैपिटल V2 के लिए हम इसको अरेंज करें अगर तो a इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो a2 डेल्टा x2 बन जाएगा। जो स्टेप्स हमने यहाँ किए फॉलो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डेल्टा x2 के लिए अगेन s इज इक्वल टू vt और इससे हम डेल्टा x इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा t अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से s इज इक्वल टू vt से डेल्टा x इज इक्वल टू v डेल्टा t फॉर्मूला हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर अपने डेल्टा m की फाइनल वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो a2 स्मॉल v2 इंटू डेल्टा t, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास डेल्टा m1 और डेल्टा m2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाकर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में अरेंज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम अपनी जो हमारे पास डेल्टा m1 और m2 की वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि हमारे पास यहाँ हाईलाइट हो रही हैं। डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो a1 v1 डेल्टा t और डेल्टा m2 है रो a2 v2 डेल्टा t। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी रो a1 v1 डेल्टा t इज इक्वल टू रो a2 v2 डेल्टा t।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारी जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड है इनमें रो और डेल्टा टी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन बनेगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर मजीद इस फॉर्मूले को हम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो यही रिलेशन a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं av इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और यही वो रिलेशन है जो हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखे हुए देख रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट along the pipe is constant। तो देखिए a into v is equal to constant, av is equal to constant, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले से अगर हम अपना मजीद a और v का रिलेशन अरेंज करना चाहें तो a is equal to constant अपॉन v, ये जो हमारा v मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वल और कांस्टेंट है इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर v या a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल v, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और हमारी जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, उन दोनों का रिलेशन इनवर्स है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी और अगर हमारा एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यही रिलेशन हम अपने जो रिलेशन को ड्राइव कर कर आए उसको इस फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट भी हमारे पास आ सकती है। देखिए ये जो इक्वेशन थी, वॉल्यूम को हमने अरेंज किया था कि हमारा जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम मीटर स्क्वायर और मीटर में ब्रेक करते हैं और इसके बाद डेल्टा v इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा x हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला हम अरेंज कर रहे थे डेल्टा x के लिए, तो सिमिलर वही स्टेप्स हम कर रहे हैं मगर एक नई स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए डेल्टा x की वैल्यू इस डेल्टा v वाले रिलेशन में पुट करते हैं, तो ये डेल्टा v इज इक्वल टू a v डेल्टा t हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा x की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है, ये जो मेरा पॉइंटर जहाँ मौजूद है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास डेल्टा t है इसको हम मूव करा देते हैं डेल्टा v की तरफ, यानी अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो डेल्टा v ये जो हमारा वॉल्यूम है कैपिटल डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू a इंटू स्मॉल v, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बता रही है कि जो a इंटू स्मॉल v है ये कांस्टेंट के इक्वल है, तो देखिए ये इक्वेशन हम रीअरेंज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं और ए बी की जगह कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है वॉल्यूम फ्लो रेट और टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये भी मिल सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे दो बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस करती है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो एप्लीकेशंस हैं वो बतानी है और इसके लिए आप 3 डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।